नमस्कार, मैं गणेश जोशी। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आज बात करते हैं कमर दर्द से संबंधित समस्या, ताकि कमर दर्द क्यों होता है, कमर दर्द के क्या कारण हैं और क्या बचाव है, क्या उपचार है, इन सब बातों पर और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमित देवल जी उपस्थित हैं। मैं कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं कि कमर दर्द डॉक्टर साहब क्यों होता है, सबसे बड़ा कारण इसका क्या है? देखिए, जो हमारी कमर होती है, रीढ़ की हड्डी गर्दन से लेके नीचे तक रहती है। पूरा जो हमारा शरीर है उसके वजन को वही संभालती है। हम सारा जिम भी जाते हैं, रनिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसमें हम हाथों की कसरत करते हैं, पैर की करते हैं, कमर की कसरत नहीं करते, कमर पे ध्यान नहीं देते। तो उससे क्या होता है कि जो कमर की मांसपेशियां होती हैं वो ओवरबर्डन होके वीक होने लग जाती, कमज़ोर हो जाती, और लोड आ जाता है सारा डिस्क और बोन्स पे। धीरे धीरे वो भी डिजनरेट होने लगती, कमज़ोर होने लगती हैं। तो जो रीढ़ की हड्डी में जोड़ होते हैं, रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनी होती है, उसमें जब दर्द उन के ऊपर जब वजन ज़्यादा पड़ता है तब ये हमारा कमर का दर्द शुरू हो जाता है। आखिर इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण और क्या है? जो हमारे एक्सरसाइज आपने बताया, इसके अतिरिक्त जो हमारे लाइफस्टाइल है, क्या इसके अतिरिक्त जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जैसे मान लीजिए अभी हम बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठेंगे और ऐसे कमर रखने की वजह से ऐसे झुक के ऐसे ये इस पोस्चर में काम करेंगे, तो उसमें रीढ़ की हड्डी ऐसे आगे को झुक जाएगी और उसका नॉर्मल जो अलाइनमेंट है सीधी रहनी चाहिए। वो इसकी वजह झुकेगी तो और ज़्यादा फिर उस पर स्ट्रेस पड़ेगी। अब हम अपना ये जो काम है इसको तो बदल नहीं सकते। इसके लिए ये कर सकते हैं कि जैसे हम बैठ के काम कर रहे हैं तो आधा घंटे में ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे उसको, इस तरीके से कमर को जो है स्ट्रेच करते रहें, सीधे करते रहें आधा पौन घंटे में, और अपना पोस्चर सीधा रखने की कोशिश करें, उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। मेरे एक सवाल का जवाब भी आपके इसमें है कि जैसे कि हमारा कमर दर्द है, हम बाद में इसकी गंभीर समस्या से न जूझें, हम शुरुआत से ही किन बातों का ध्यान रखें? हम शुरुआत से ये ध्यान रख सकते हैं कि अपना पोस्चर ठीक रखें। पोस्चर सही रखेंगे तो कमर दर्द नहीं होगा, और पोस्चर सही रखने के साथ साथ कमर की कसरत सुबह शाम बस 10 मिनट लगते हैं, या एक ही बार आप कर लो तो उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा आगे के लिए। बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि हमें नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक्सरसाइज इसकी सबसे बड़ी दवा है। दूसरा जो है, अगर हमें कमर दर्द होने लगा है, शुरुआत में हमने लापरवाही बरती या किसी कारण से हमें कमर दर्द हो गया, क्या कमर दर्द के दौरान भी एक्सरसाइज की जानी चाहिए? तब फिर क्या, किस तरह से? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आपको कमर दर्द कितना है। अगर इतना सीवियर है, इतना ज़्यादा है कि आप चल नहीं पा रहे हैं, तब तो आप हिल भी नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, उस समय कसरत नहीं कर पाएंगे। हल्का हल्का अगर कमर दर्द है तो डरना नहीं है, आप उल्टा लेटिए, कमर की कसरत करिए, धीरे धीरे करके करिए, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। वो कसरत करने से ही आपका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा, बहुत बार आपको दवाई भी नहीं लेनी पड़ेगी। कसरत खुद करनी चाहिए या किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए? एक बार खुद से नहीं शुरू करनी है, एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से सीख लीजिए, या अपने टीवी में भी बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, योग के आते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं, कमर की कसरत, कमर दर्द के लिए कसरत, ऐसे आप डालेंगे तो बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, उसमें देख के तब शुरू करनी है, अपने आप से नहीं करनी। आप हो सकता है अगर गलत तरीके से कसरत करेंगे, वैसे ही आपकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, उस पर इतना ज़्यादा लोड है तो फिर दर्द बढ़ भी सकता है। क्या जब दर्द बढ़ जाता है तो इसका इलाज दवाई से किया जा सकता है? और क्या इलाज की और क्या पद्धति है? क्या इसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है? देखिए, जब दर्द हमारा कसरत से और दवाई से नहीं ठीक होता, और एक होता है झंझनाहट होना, जितना भी हमारा शरीर का नीचे का कंट्रोल है, रीढ़ की हड्डी से नसें, नर्व निकलती हैं, और वो नर्व बहुत छोटे छोटे छेद से निकलती हैं, डिस्क रहती है, वहाँ पे बोन है, तो उनका जब अलाइनमेंट खराब होता है तो वो नर्व्स दबने लगती हैं, और वो नर्व अगर दबेंगी तब वो दिखती हैं एमआरआई में, एक्सरे में नहीं दिखती। बहुत बार कसरत करने से थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन कसरत से, दवाई से नहीं ठीक हो रहा, तब हम एमआरआई कराते हैं। एमआरआई में देखते हैं दबाव कितना है। अगर दबाव बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब आप इसको एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि एक हाई टेंशन लाइन आ रही है बिजली घर से हमारे घर में, उसके ऊपर पेड़ गिर गया, कोई वोल्टेज डाउन हो गए, हम स्टेबलाइजर से वोल्टेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो है हमारी कसरत और दवाई। जब तक वो पेड़ हटेगा नहीं
तब तक वो स्टेबलाइजर से कुछ नहीं होगा। तो वो देखना है कि दबाव कितना है। अगर दबाव बहुत ज़्यादा है, जो कि एमआरआई में दिखेगा, हमें पता चल गया कि इस दबाव को हटाए बिना ये ठीक नहीं हो पाएगा, तब हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं। अगर ऑपरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति रहती है, लोग कहते हैं ऑपरेशन हो जाएगा तो कई लोगों का पैरालिसिस हो जाता है या फिर पाँव काम करना ही पूरी तरह बंद कर देता है। इस तरह के यह क्या मिथ है, क्या कितना परसेंटेज है इस तरह का होने का या ठीक होने का? देखिए ऐसा है, ये आप इसको एक इस तरीके से सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक हमारा रोड है, ठीक है, रोड पे सब चलते हैं, क्योंकि रोड पे चल के ही आप अपने गंतव्य पे पहुंच सकते हैं। और रोड पे एक्सीडेंट भी होते हैं, लोग मरते भी हैं, फिर भी हम रोड पे चलते हैं। तो अगर हम लोग ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं मरीज के, तो उसके भले के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हम ऑपरेशन किस चीज़ का करने के लिए जा रहे हैं? ऐसे कोई पथरी तो है नहीं कि मैंने पथरी निकाल दी बाकी सब ठीक है। आपकी जो एक रीढ़ की हड्डी है, जो इतने लंबे समय से कमज़ोर हो गई है, उसमें जगह जगह नुकसान हो गया है, और एक जगह उसमें इतना नुकसान हुआ है कि वो नसों को दबा रही है। तो हम जो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करते हैं, उसमें उस दबाव को निकालते हैं। बाकी जो भगवान की बनाई हुई रीढ़ की हड्डी है, जो आपकी पहले से ही नुकसान हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, उसमें हम लोग कुछ नहीं करते। अब होगा क्या, उसमें हम सावधानियां बताते हैं, ठीक है, और मरीज को कुछ सावधानियां अगर वो बरतता है तब ठीक रहता है। अगर वो उसको ये लगता है कि ऑपरेशन हो गया तो मैं एकदम पहले जैसा हो गया, वो पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि बीमारी ऐसी है, हमने वो दबाव हटाया है कि जिससे आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, आपकी नस खराब हो सकती थी, आपका पैर चलना बंद हो सकता था, वो एक जगह का दबाव मैंने हटा दिया। अब बाकी जो बीमारी है उसमें फिर से वही कसरत और सावधानियाँ, उनसे वो बीमारी कंट्रोल में रहेगी। पूरी बीमारी तो रीढ़ की हड्डी इतनी बड़ी है, इतने सारे वर्टिब्रा 36-40 के आसपास रहते हैं, हम उसमें कहाँ क्या करेंगे। ऑपरेशन वही कर रहे हैं, एक जगह का दबाव हटा रहे हैं, लेकिन बाकी रीढ़ की हड्डी आपकी वही है जो पहले थी। जो पहले तो अलग लेवल पे, आसपास के लेवल पे बीमारी बढ़ सकती है, वो आगे देखा जाएगा। तो ये एक इमरजेंसी टाइप की होती है। हमने देखा है कि जो कमर दर्द के लोग जो हैं, मरीज जो है, लंबे समय तक दर्द निवारक गोलियां अपने मन से ही खरीद के खा लेते हैं, तो क्या इसके साइड इफेक्ट होने का खतरा रहता है? देखिए, दवाइयाँ दर्द की अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है। कुछ दवाई सीधे दिमाग से दर्द को रोकती हैं, कुछ दवाई जहाँ इन्फ्लामेशन है, सूजन है, जो दर्द हो रहा है उस जगह जाके काम करेगी। कुछ दवाई का जो कंजप्शन, जैसे दवाई हम खाते हैं, वो भी शरीर के मतलब अपना काम करने के बाद शरीर से बाहर निकलेगी। तो कुछ दवाई लीवर बाहर निकालता है, कुछ गुर्दे बाहर निकालते हैं। तो हमें दवाइयाँ देख के देनी पड़ती हैं किस तरीके की हम दे रहे हैं। मान लो उसने गुर्दे पे काम करने वाली, जो गुर्दा जिसको निकाल रहा है, हमारा किडनी निकालनी है, वो वाली दवाई लंबे समय खा ली तो उसकी किडनी खराब हो जाएगी। हमें लग रहा है कि इसका पेशेंट को पहले पी लिया हुआ है या कुछ है, इसका लीवर गड़बड़ हो सकता है, फैटी पेशेंट है, तो हम उसको ऐसी दवाई ज़्यादा लंबे समय लीवर वाली नहीं खिलाएंगे। यानी कि सीधे है कि डॉक्टर से ही, अपने डॉक्टर से परामर्श लेके ही दवाई आपको खानी है। मन से खाएंगे तो उसके किसी न किसी तरह के नुकसान झेलना पड़ता है। हम भी लंबे समय किसी की दवाई नहीं चलाते, हमारा एम यही होता है शुरुआत में दवाई से सपोर्ट मिल जाए, फिर मरीज अपना कसरत सीख जाए, क्या सावधानी, क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन उसको करने हैं, वो कर ले, तो फिर दवाई बंद हो जाती है। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल और है, क्या खान पान को लेकर किस हमें खान पान का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, खान पान जो है पूरा ही अफेक्ट हो गया है, सारी प्रोसेस चीज़ें हैं, और एक इसमें सबसे बड़ा रोल कुछ ऐसे होते हैं जैसे अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होगी, तब ये डिजनरेशन जो है हड्डियों का वो बढ़ जाएगा। तो पहली बात तो इनको बंद कर सकते हैं, और दूसरा दूध, दही, ये सब चीज़ें, कैल्शियम वाली चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। कुछ समय धूप में बिताना चाहिए जिससे विटामिन डी बने। तो आपको 6 महीने साल भर में अगर ऐसा कुछ रहता है तो विटामिन डी का लेवल करवाएं। यहाँ मैंने इतना देखा है कि विटामिन डी पहाड़ में होने के बाद भी, लोग पहाड़ में रहते हैं फिर भी विटामिन डी बहुत कम आता है, तो विटामिन डी का लेवल करवाते रहिए। उसकी कमी की वजह से हड्डियों का डिजनरेशन बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू।